हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके डिमांड पर हम लेके आ गए हैं चैप्टर वाइज फिजिक्स के मैकेनिक्स के क्वेश्चन, जो आपके आगामी परीक्षा एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और भी आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आईटीआई और भी बीपीएससी टीचर के बहाली में जो भी आने वाला है, उसमें से साइंस के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम इस वीडियो पर मात्र 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप 100 लाइक ज़रूर से ज़रूर पूरा करवाएंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज के क्वेश्चन पे। तो आपका जो चैप्टर वाइज चल रहा था, तो पार्ट 1 आपका हो चुका है, आज पार्ट 2 है। तो आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आप पूरा का पूरा बिना वीडियो स्किप किए हुए आप देखते रहिए, आपका हर चीज़ क्या होगा, सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का जो क्वेश्चन है वह देखिए आगे है। आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का की। तो क्या होता है, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है और समान बल होता है। तो दोस्तों ध्यान दिए, शून्य में गिरने का मतलब हुआ, जैसे अगर आप छत पर खड़े हुए हैं, तो छत पर से कोई चीज़ गिराइएगा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वायु है, तो यानी शून्य में कहने का मतलब वायु भी नहीं हो, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का प्रतिरोध नहीं हो, तब वो चीज़ जब गिरेगी तो उसमें वस्तु का क्या होगा, तो वस्तु का क्या होगा, समान त्वरण होगा। क्या होगा, वस्तु का समान त्वरण होगा। और वो त्वरण कैसा होगा, आपको पता है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर जो खींचती है त्वरण से, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल जी का जो वैल्यू है, वह वैल्यू क्या है, वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है स्मॉल जी, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो प्रत्येक सेकेंड में इसका जो त्वरण होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करते रहेगा, लेकिन समान त्वरण होते रहेगा। त्वरण क्या होता है, समान होगा, ठीक है। तो बात समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। समझ गए हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी है अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, झूला झूल रहे, तो ये जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा लोलक और झूला एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। लोलक मतलब ऊपर में एक डोरी बांध दिया, यहाँ पर एक मांस लगा दिया, यही क्या करेगा, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे झूलेगा, इसी पर झूला होता, तो यहीं पर लड़की बैठी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आप याद करने से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, कोई भी दोलन जो लोलक होता है, इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर आपको समझ में आएगा। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, हम लिख रहे हैं, ठीक है। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर जो होता है, यह होता है 2 पाई। क्या होता है, यह होता है 2 पाई, और उसके बाद रूट अंडर, ऊपर में होता है एल, नीचे में होता है जी, ठीक है। 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। इसका मतलब हुआ कि आवर्तकाल जो है यह किस पर डिपेंड करता है, एल पर और जी पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। तो लंबाई देखिए ऊपर में लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ लंबाई के सीधा समानुपाती। मीनिंग हुआ अगर लंबाई घटेगा, जैसे ये आपका क्या है, दोलन बड़ा हुआ, ठीक है, लोलक बड़ा हुआ, ये जो रस्सी है इसी को लंबाई बोलते हैं, ठीक है।
तो इस लंबाई को अगर बढ़ाएंगे तो इसका दोलनकाल बढ़ जाएगा, लंबाई को घटाएंगे दोलनकाल घट जाएगा। ठीक है, तो लड़की यहाँ पर बैठी हुई है तो इसका मतलब पूरा डोरी दोलन जैसा काम कर रहा, लेकिन लड़की जब खड़ा हो जाएगी तो थोड़ा सा क्या होगा, लड़की का पूरा जो मास है, किसी भी व्यक्ति का जो मास होता है उसका मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, ठीक है, मास वो उसके नाभि पर होता है। तो लड़की जब बैठी थी तो पूरा मास इसका नीचे में झूला पे था, लेकिन जब खड़ी हुई तो थोड़ा सा उठ गया, इसका मतलब लोलक की लंबाई घट गई। लंबाई घटी तो इसका मतलब हुआ कि आवर्तकाल भी घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको याद करके रखना है कि इसका जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला 2π√L/g होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया 28 नंबर। बोल रहा घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है कम हो जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी है कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए गोल सा क्या है, ये मेज है और ये चक्कर लगा रहा। ठीक है, तो पहले कुछ व्यक्ति था नहीं था उससे मतलब नहीं, यहाँ पर एक व्यक्ति और भी क्या हुआ, खड़ा हो गया। नहीं, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता, तो इसका जो कोणीय वेग होता है, तो कोणीय वेग इसका क्या होता है, कम हो जाता है। कोणीय वेग क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए संवेग दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी है उपयुक्त में से दोनों सही है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, इसने पूछा कि वेग को दुगुना कर दे, वेग को किस डिनोट करते हैं, भी से, यानी कि जहाँ पर भी लिखना चाहिए भी को क्या कर देंगे, 2 गुना यानी कि 2 भी लिख देंगे। ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन ये है संवेग दुगुना हो जाएगा। तो संवेग का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। संवेग को किसे डिनोट करते हैं, संवेग को करते हैं पी से डिनोट। ठीक है, तो P बराबर जो होता है वह होता है m इंटू में v। ठीक है, देखिए पहले आपका था v, तो इसका आंसर क्या निकलता था P, अब v के जगह पर लिखिएगा 2v, तो क्या आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल में 2 से गुना होगा, इसका मतलब अगर हम वेग को दुगुना करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। लेकिन दूसरी बात फिर से देखते हैं, ऑप्शन बी के लिए क्या बोला है, ऑप्शन बी के लिए जो हमारा बोला गया है वह बोला गया है कि संवेग गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा को हम किसे डिनोट करते हैं, गतिज ऊर्जा को हम के ई से डिनोट करते हैं। के ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका हाफ, वह क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये नॉर्मल है, अगर आप भी लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर, लेकिन भी की जगह पे आप 2 भी लिख के देखिए तो 2 भी का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4, यानी कि हाफ रहेगा साथ में आएगा जितना हाफ एम भी स्क्वायर उसके बगल में 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब गति ऊर्जा क्या होगा, 4 गुनी हो गई। तो आपका ए भी सही है और बी भी सही है, तो ऐसा तो आंसर है नहीं। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोलता है, उपयुक्त में से दोनों सही, तो सी नंबर इस सवाल के आंसर हुए। ठीक है, आपके सवाल के आंसर क्या हुए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, आपको याद कर लेना है। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है एम भी, जबकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी स्क्वायर। यहीं पर एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच, आपको याद करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया फिर से, अगला क्वेश्चन आ गया कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, देखिए कोई भी क्या बोला, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार, तो द्रव्यमान अलग चीज़ है और भार अलग चीज़ है। आपको सबसे पहले बताते हैं, द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है, यानी किलोग्राम होता है, जबकि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन अब बोल रहा है कि दोनों में अंतर होता है, लेकिन ऐसा क्यों होगा, सो देखिए बोलता है
द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार अस्थिर होता है। ऑप्शन बी में क्या बोला है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी बोला दोनों सत्य है। ऑप्शन डी बोला है दोनों गलत है। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ में मटेरियल्स कितने होते हैं, मास उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आप हैं, आपके बॉडी में कितना मास है। ठीक है, ठेठी में समझिए, आपका बॉडी मास का बना हुआ है। ठीक है, मास जबकि अंग्रेजी वर्ड है, मास मतलब द्रव्यमान होता है। ठेठी में आप समझते हैं कि मास, आपके बॉडी में मास बना हुआ। आप यहाँ पर आपके बॉडी में जितना मास है, चलिए चांदा माप, आपके बॉडी से मास घट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो ऐसे ठेठी में याद कर, यानी कि मास में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता जबकि भार में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन बी है द्रव्यमान स्थिर। द्रव्यमान किसी चीज़ का कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए ठेठी में हमने आपको याद करवा दिया, मास, आपके बॉडी से मास कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, कहीं भी चले जाइए जितना मास है उतने होगा। अब बीमार पड़ गए, कट गया, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली कभी खराब नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, कभी ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, तो बात समझ गए। चलिए, तो मास आपके बॉडी से कम नहीं होता, इसका मतलब हुआ मास हमेशा स्थिर रहता है। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आपका 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है वह देखिए। बोल रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज हो गया, चलिए ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम। ऑप्शन है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ऑप्शन सी है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ऑप्शन डी है गैलीलियो का नियम। ऑप्शन डी आपका क्या है? गैलीलियो का नियम। ठीक है, तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में क्या होता है, तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो इसके लिए होता है न्यूटन के प्रथम गति नियम। ऑप्शन ए आपका आंसर है। ऑप्शन ए आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए बोल रहा किसी ए ज़्यादा कैसे हो गया? एक मिनट रुक जाइए भाइयों, थोड़ा सा हो ऐसे हो गया। ठीक है, चलिए बोल रहा किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। ठीक है, थोड़ा सा इसको और भी कम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के में उत्पन्न त्वरण। ठीक है, तो किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है, ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव के स्वतंत्र होता है और शून्य होता। तो आपको याद करा दें, समझा दें कि बल द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं उसमें क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? बल के सीधा, यानी कि ज़्यादा बल लगे ज़्यादा त्वरण होगा, कम बल लगाए कम त्वरण। तो क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि उसको बोलते हैं सीधा समय। ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर हुआ। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया है 33। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कथन है। ऑप्शन ए है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ऑप्शन बी है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ऑप्शन सी है न्यूटन गति का तृतीय नियम। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यह जो होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम होता है। क्या होता है? न्यूटन के तृतीय गति नियम। ठीक है, देखिए आज के क्वेश्चन में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन आगे आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप पूरा वीडियो को देखते रहिए। क्या होगा? न्यूटन के तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के तृतीय गति नियम।
ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेशन देता है, तभी हम क्या करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, और इससे हमारे चैनल में ग्रोथ होता है, चैनल का ग्रोथ होता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ गया है, फिर से आ गया क्वेश्चन, आ गया है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है। ऑप्शन ए है प्रथम गति नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय गति नियम, ठीक है, ऑप्शन सी है तृतीय गति नियम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो जल में जब तैरते हैं, ठीक है, जल में तैरते हैं तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से संभव हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जल में तैरते हैं तो तृतीय गति नियम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आपका क्या आ गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन है, यह कथन किसका है, तो न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, आर्किमिडीज का है, गैलीलियो का है। ठीक है, तो यह जो बात बोला है तो न्यूटन के प्रथम गति नियम आपने पढ़ा होगा। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या बोलता है कि जब किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं रहेगा तो गति में है तो गति में रहेगा, और यदि विराम में है तो विराम में रहेगा। तो ऐसा बात किसने बोला था, ऐसा बात न्यूटन महोदय ने बोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ऑप्शन बी बोल रहा है द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ऑप्शन सी बोलता है तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, और डी बोल रहा है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए। ठीक है, गति के नियम न्यूटन ने जो बुक दिया था उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया, उसी बुक में उन्होंने लिखा था। ठीक है, प्रथम गति नियम से क्या मिलता है, बल की परिभाषा ज्ञात होती है, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यह भी सही है। तृतीय गति नियम से संवेग संरक्षण यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यह भी तृतीय गति नियम से मिलता है। इसका मतलब तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हो गए। आपको बताना है कि बल का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, कमेंट में लिखना बल का व्यंजक यानी कि एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यही लिखना है। ठीक है, ऐसे आगे आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोल रहा किसी पिंड का उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो ऐसे के लिए ऑप्शन क्या है, गतिहीनता, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी है कुल भार, ऑप्शन डी है आपका अतिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि जब आपको बोला गया है कि किसी पिंड का क्या है, यह गुण धर्म है, वह क्या करता है, सीधी रेखा या विराम में एक समान गति की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसका विरोध करती है। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हुए, जड़त्व के नियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाती है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, देखिए प्रथम नियम क्वेश्चन में बोलता है, यानी कहने का मतलब बोल रहा है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और किस नियम से नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है संवेग संरक्षण के नियम, ऑप्शन बी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी है गतिशीलता का नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अभी तुरंत आपको न्यूटन के प्रथम गति नियम जो है उसको हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, ऑप्शन बी, यानी कि जड़त्व नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण
आगे बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, ऑप्शन बी है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, ऑप्शन सी है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, ऑप्शन डी है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। ठीक है, देखिए जब घोड़ा चलता है, ठीक है, तो घोड़ा जो चलता है तो वह क्या करता है, अपना पैर बढ़ाता है और पीछे की ओर पृथ्वी को धक्का देता है। जब ये पृथ्वी को धक्का देता है तो पृथ्वी उसको धक्का देता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करता है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर जो बल लगता है, इसी के कारण क्या करता है, गाड़ी चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री अपने सामने की ओर गिर पड़ता है। ठीक है, तो बोल रहा है अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो ऑप्शन है यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है, ऑप्शन बी यात्री अपने असावधानी से धक्के खाता है, ऑप्शन सी यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा आप भी अपने कभी भी बस में चढ़ा होगा, गाड़ी में चढ़ा, गाड़ी जब स्टार्ट होता था आप पीछे की ओर और चलते चलते गाड़ी रुकता था आप आगे की ओर क्या करते हैं, झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यह स्वैच्छिक प्रक्रिया नहीं है, असावधानी कारण होता नहीं, यह क्या होता है, यात्री का निचला भाग रुक जाता है जबकि ऊपरा भाग जड़त्व के कारण गति में अवस्था में रहता है, इसी कारण यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया है, बोल रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। ठीक है, तो ध्यान दीजिए रॉकेट जो चलता है, तो ध्यान दीजिए रॉकेट कैसा रहता है। रॉकेट आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा था चंद्रयान जो उड़ा था वह क्या था, एक रॉकेट के माध्यम से उड़ता है। ठीक है, कोई भी, तो यह चंद्रयान उड़ता है, इसके नीचे से आप देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप देखिएगा कि इसके नीचे से क्या होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, आग निकलती है। ठीक है, इसका मतलब ईंधन क्या करता है, नीचे की ओर, ईंधन क्या करता है, नीचे की ओर धक्का देता है और यही धक्का क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है। इसका मतलब क्या हो, इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण। और अगर आपसे पूछा जाए किस गति के नियम के सिद्धांत से उड़ता, देखिए ऐसा क्या होता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, यह तृतीय गति नियम। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन फिर से आ गया, बोल रहा है क्रिकेट का खिलाड़ी, क्या बोल रहा है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल, थोड़ा सा कलर इसको चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, क्या बोलता है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ठीक है, तो क्रिकेट का आप देखते हैं, क्रिकेट देखते हो, जब भी क्रिकेट कैच करता है तो हाथ अपना पीछे करता है, क्यों करता है, बोल रहा है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। देखिए यहाँ बल लगाने की जरूरत ही नहीं है, बॉल अपने आप गति में। ठीक है, हम ऐसा कुछ करेंगे कि बॉल स्थिर में आ जाए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको चोट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसी कारण हम हाथ को थोड़ा सा पीछे करते हैं, आराम से बॉल स्थिर हो जाए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दे रहा 43, बोल रहा बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है, यानी कि ऑप्शन पूछ रहा बल किसका गुणनफल है। तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन सी है भार और वेग, ऑप्शन डी है भार और त्वरण। ठीक है, इसका मतलब पूछ रहा है कि बल का फार्मूला क्या था, अभी तुरंत आपको बोले हैं बल का
फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर जो होता है वह आपका होता है एम इंटू ए। क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए। एम मतलब क्या हुआ, मास, ए मतलब क्या हुआ, त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ऑप्शन बी नंबर आंसर हुआ, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 44। क्या बोलता है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित क्या होता है, देखिए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, भार में परिवर्तन होता है, ठीक है, और मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आपको क्या बोले हैं कि देखिए जैसे आपके बॉडी में क्या होता है, मास, इसी को हम पदार्थ भी बोल सकते हैं। बॉडी किसका बना हो, पदार्थ का। आप चंद्रमा पर जाए, आपके बॉडी के पदार्थ में परिवर्तन हो जाए, मतलब घट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो पदार्थ में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता। फिर देखिए, पदार्थ को मात्रा बोले हैं, फिर से मात्रा अपरिवर्तित रहता है, भार घट जाता है। ठीक है, तो मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, मात्रा अपरिवर्तित रहेगा और भार घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लिखा भार में परिवर्तन। अब देखिए, परिवर्तन का मतलब बढ़ भी सकता है, लेकिन चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बढ़ेगा नहीं, हमेशा घटेगा। जो पृथ्वी पर रहेगा उससे घटेगा। ठीक है, इसलिए घटे हुआ ऑप्शन में लिखा हुआ। खाली लिखता भार में परिवर्तन तो ऑप्शन हो जाता, बोलता मात्रा और भार दोनों में, यह तो होगा नहीं। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि यह भार क्यों ऐसा होता है, तो भार क्यों ऐसा घटता है, इसका मतलब जो होता है यह आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बोलता है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमारा जो पृथ्वी है यह कैसा है, जियोडाकार है। यहाँ बीचों बीच जो एक लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब जी के मान में क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से हम जब उत्तर मतलब कि ध्रुव की ओर जाते हैं, फिर ध्रुव नीचे भी होता है, नीचे होता है साउथ, जबकि ऊपर होता है नॉर्थ। तो किधर भी ध्रुव की ओर जब जाते हैं तो जी के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है जी का मान कितना होता है और इसका एसआई मात्रक कितना होता है, स्मॉल जी। जी ठीक है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ स्मॉल जी। ठीक है, इस स्मॉल जी का मान कितना होता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, यह भी आपको लिखना है कमेंट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है शरीर का वजन। शरीर का वजन, वजन का मतलब क्या होता है, भार। पृथ्वी के सतह पर सभी जगह समान होता है, नहीं। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, हाँ। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, गलत बात है। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। ठीक है, तो यह भी क्या है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन है वो क्या है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों, अभी आपको क्या बोले थे कि जी का मान ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है, जब ध्रुव पर जाएंगे तो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, जब ध्रुव पर जाएंगे तो कितना होगा, सबसे हाईएस्ट। इसका मतलब भार भी, किसी वस्तु का शरीर का वजन भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा। ठीक है, तो आपको बता दें डब्ल्यू मतलब वेट, जिसको भार कहते हैं, वजन कहते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है एम इंटू में जी। एम का मतलब मास हुआ, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण हुआ। तो जी जितना ज़्यादा होगा उसका वेट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, इसलिए आपका शरीर का वेट भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। समझ गए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्या बोलता है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अत्यधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि, ठीक है, वह चंद्रमा पर भारहीन हो जाता नहीं। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है। ठीक है, तो वातावरण नहीं होता है बात सही है, लेकिन इसके मदद से इसे उसके उछालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता, हाँ बिल्कुल, ये आपका इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट में बताना है कि जी का मान
पृथ्वी पर कितना है और पृथ्वी पर जितना भी जी का मान है उसका कितना भाग क्या होता है चंद्रमा पर होता है। ठीक है, यह आपको बताना है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है? पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाता है, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने हेतु। ठीक है, आप देखेंगे आप सीढ़ी पर चढ़िए, पहाड़ पर चढ़िए तो आगे की ओर झुक जाते हैं। इससे क्या होता है? आपका स्थायित्व बढ़ता है। क्या होता है? स्थायित्व मतलब आप गिरने से बच सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब आराम से आप चढ़ सकते। अगर आप सीधे रहिएगा तो गिर जाइएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, यह जो बोल रहा है उसको देखिए। बोल रहा है जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है, क्यों? ठीक है, तो जाड़े की रात में अधिक ठंड रहेगा, पानी का पाइप क्या हो जाएगा? फट जाएगा। बोल रहा है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है तो इसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, जमने से के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी की पाइप धातु गल जाती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे ही पाइप फट जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन वही है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में भी वैसा ही बात बोला गया है, ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोला है? बोला है क्वेश्चन नंबर 50, बोला है पानी से भरे डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? तो देखिए सेम बात हुआ, जैसे पाइप फट जाता है जिसके कारण, वैसे ही बोतल भी टूट जाता है। जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऐसा कोई बात नहीं। जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, हाँ, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है? टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हुए। और 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।